नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन बोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको पता है कि पेपर 1 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं किया, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। अगर आपको उसमें नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। इंग्लिश की टाइमिंग है सुबह 10 बजे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों की टाइमिंग है सुबह 10 बजे। हिंदी वालों की है रात को 7:30 बजे। सो इसमें आपका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है और साथ में नोट्स बनाने हैं। आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। सो बिना कोई बुक पढ़े इस वीडियो को देखिए। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस आप वीडियो को देख के नोट्स बनाते जाइए। सो ऐसे हम पेपर 1 का पूरा जो यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, पूरे यूनिट सारे कवर करेंगे। सो चलिए देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड है क्या। सो देखिए, रिसर्च मीन्स, देखिए पहली बात क्या है कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ जो आपके पास पहले ही थी, लेकिन उसको फिर से सर्च किया गया। ठीक है, आप देखिए, रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। यानी कि जो टॉपिक आपके पास पहले से ऑलरेडी है, लेकिन उसमें कुछ नया, ठीक है, कुछ नया नई चीज़ उसको फाइंड करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई टॉपिक पहले से है, कुछ चीज़ पहले से है, लेकिन हमें उसमें कुछ और नई चीज़ को खोजना है, नई चीज़ को देखना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू नो। अब देखिए, जो रिसर्च का वर्ड का जो रिसर्च वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नो, यानी कि हिंदी में से कहते हैं जानना, है ना। किसी के बारे में कुछ जानना, उसे कहते हैं रिसर्च। ये लैटिन शब्द है। द वर्ड रिसर्च इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। अब देखिए, जो रिसर्च है वो दो शब्दों से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है री, दूसरा है सर्च। री का मीनिंग क्या है? अगेन। एंड सर्च का मीनिंग क्या है? एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली। यानी कि देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, री का मीनिंग क्या है? अगेन, यानी कि अगेन। और सर्च का मीनिंग एग्जामिन क्लोजली या केयरफुली, यानी कि वो चीज़ को आप एग्जामिन कर रहे हैं क्लोजली और केयरफुली, और फिर से कर रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक जैसे आप फिर से कर रहे हैं, लेकिन बहुत केयरफुली कर रहे हैं। रिसर्च इज़ द केयरफुल, पेशेंट एंड सिस्टमैटिक स्टडी इन द सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू जनरलाइज फैक्ट। अब देखिए, जो रिसर्च है वो केयरफुली होती है, सिस्टमेटिक वे से होती है। कुछ फील्ड्स में, जैसे देखिए नॉलेज की फील्ड है ना, वहाँ पे क्या है कि फैक्ट्स को देखा जाता है, उसके हिसाब से क्या है, रिसर्च होती है। आप देखिए कि जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं जो कुछ वैक्सीन बनाते हैं कुछ बीमारियों की, है ना, तो वो क्या करते हैं, उसे रिसर्च करते हैं। आप देखिए कि जैसे बहुत सारी, आपको मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए कोरोना था, है ना, कोरोना फैला, कई देशों ने, देखिए चाइना ने वैक्सीन निकाली, या कुछ कई देशों ने वैक्सीन निकाली, या पीपीटी किट निकाली, वो इतनी अच्छी नहीं थी। आप देखिए, चाइना ने पीपीटी किट निकाली, है ना, जैसे डॉक्टर्स वगैरह पहनते थे या कोई भी पहनते थे, जैसे कोरोना उसको नहीं होता था, है ना। तो वो क्या था, चाइना की जो पीपीटी किट कामयाब नहीं थी, लेकिन इंडिया ने जो किट निकाली वो कामयाब थी। अब देखिए, रिसर्च किया इंडिया ने कि क्या कमी है उसके अंदर, पीपीटी किट में क्या कमियां हैं, तो जिसको हटा के उन्होंने फिर से रिसर्च किया और बढ़िया पीपीटी किट बना दी, है ना। उसके बाद देखिए कि कोरोना वैक्सीन जो है इंडिया ने बना दी है। अब एक दो देशों ने और बनाई है। अब देखिए, उसमें कमियां हैं जो बाकी देशों ने बनाई, लेकिन जो इंडिया ने बनाई है वो सबसे बढ़िया है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये वर्ल्ड में प्रूफ हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ चीज़ में कोई कमी रह जाए, है ना, जैसे मान लीजिए वैक्सीन में कोई कमी रही थी, तो उसको फिर से देखा गया कि क्या कमी है, उसको दूर किया गया, तो वो क्या था? वो रिसर्च था। सो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं रिसर्च और एप्टीट्यूड दोनों का मीनिंग। आपको पता है कि रिसर्च और एप्टीट्यूड दोनों के मीनिंग आप देखें, हमने रिसर्च का मीनिंग देख लिया। अब हम दोनों का मीनिंग देखेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हमारे चैप्टर का नाम है। सो देखिए, रिसर्च का मीनिंग क्या है? रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड।
अब देखिए रिसर्च का मीनिंग क्या है, वही बात है कि हम जो नई चीज़ को खोजते हैं, जो हमारे पास टॉपिक ऑलरेडी है लेकिन हम फिर भी उसमें कुछ नया, कुछ न्यू चीज़ को देखते हैं, वो है रिसर्च। फाइंडिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स वी ऑलरेडी नो, यानी कि जो चीज़ हमें पता है फिर भी हम उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन पता करते हैं, वो है रिसर्च। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप JRF क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप कहीं पे जाएंगे PhD करने के लिए, तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, तो जिसे आप रिसर्च करेंगे, यानी कि देखिए आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस से आप संबंधित हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन या इंडिया या फॉरेन कंट्रीज का रिलेशन के लिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको रिसर्च करना है। अब देखिए उसके ऊपर पहले से जो चीज़ें हैं आपके पास, पहले से जो चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसमें नई चीज़ों को लेके आना है ना। तो अगर आप नई चीज़ को लेके आएंगे, अगर आप दूसरों से अलग कुछ लिखेंगे, वो क्या है, रिसर्च है। क्योंकि देखिए आप देखिए मार्केट में अगर आप कोई भी बुक देखते हैं एक ही सब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए पेपर वन की बात करते हैं, अब मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं पेपर वन के लिए, आप उनकी बुक को देखेंगे, हर एक राइटर के कहने का तरीका अलग है, टॉपिक सेम है लेकिन राइटर का जो नज़रिया है लिखने का वो अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए उसका रिसर्च जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। किसी ने बहुत डेप्थ में लिखा है, किसी ने बहुत डेप्थ में नहीं लिखा। जिसने डेप्थ में लिखा है उसने बहुत अच्छी खासी रिसर्च की है। तो टॉपिक सेम होता है लेकिन रिसर्च उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। सो ये है रिसर्च। कोई भी चीज़ जो है जो हमारे पास है ऑलरेडी लेकिन उसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वो है रिसर्च। एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है कि एप्टीट्यूड मीन्स द एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग। सो रिसर्च एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी और स्किल टू सिस्टमैटिकली, केयरफुली एंड क्लोजली एग्जामिन ए सिचुएशन, प्रोसीजर और एन एक्टिविटी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है कि टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करना, ठीक है, कुछ करने की एबिलिटी या स्किल। अब देखिए कि जो एप्टीट्यूड होता है ना, यानी कि रिसर्च करने का एप्टीट्यूड। अब देखिए हर कोई साइंटिस्ट नहीं है, हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि देखिए किसी में एबिलिटी हो कुछ करने की, उसे कहते हैं एप्टीट्यूड। जैसे मान लीजिए कि आप JRF क्वालिफाई करके आप रिसर्च करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई JRF क्वालिफाई कर लेगा, हर कोई रिसर्च करने लगेगा, है ना। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई JRF होल्डर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, अ, कोई PhD करेगा। तो ऐसे ही देखिए हर कोई एक जैसा नहीं है, यानी कि जिसमें एबिलिटी है कुछ करने की, जिसमें एबिलिटी है रिसर्च की, है ना, तो उसे कहते हैं एप्टीट्यूड। तो ये एप्टीट्यूड जो है वो सिस्टमेटिक वे से होता है, केयरफुली होता है, ऐसे करके। तो ये थे रिसर्च और एप्टीट्यूड का मीनिंग, आपको मैंने यहाँ पे बताया। सो अब बारी आती है देखिए सिंपल वर्ड में समझने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज इन डेप्थ स्टडी ऑफ समथिंग इन रिसर्च ऑफ सम न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ में उसके जाना, जिससे नई इन्फॉर्मेशन हमें मिले, उसे कहते हैं रिसर्च। यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहते हैं कि रिसर्च वो चीज़ है जिस चीज़ की हम गहराई में जाते हैं, बहुत डीप स्टडी करते हैं, उससे हमें नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वो है रिसर्च। अब देखिए इट इज़ सर्चिंग प्रोसेस फॉर फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स वी ऑलरेडी नो, यानी कि जो चीज़ें हमें पता है लेकिन फिर भी हम उससे नई चीज़ों को फाइंड करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं, तो नई चीज़ों को सर्च करते हैं, ये उसका प्रोसेस है रिसर्च का। इट इज़ अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन फॉर सर्चिंग फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि देखिए ये साइंटिफिक एग्जामिनेशन है। आप देखिए साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ हो। अब देखिए कि जिस चीज़ का प्रूफ हो वह साइंटिफिक प्रूफ है, यानी कि हवा में बात जो होती है वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं होती। सभी जो लोग हैं या गवर्नमेंट है, कोई भी है, वो हमेशा उसी चीज़ को वैलिड मानते हैं जो साइंटिफिक प्रूफ है ना, वो चीज़। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रूफ, इट इज़ अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन फॉर सर्चिंग फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब देखिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, उसको साइंटिफिक एग्जामिन किया जाता है। साइंटिफिक एग्जामिन मतलब कि वो चीज़ फैक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए हम इंडिया चाइना का रिलेशन देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन देखते हैं, तो वो वैसे ही साइंटिफिक प्रूफ हमें देखना होता है कि वाकई ही वो चीज़ है। अगर मान लीजिए दोनों के बीच में कोई ट्रीटी हुई है, तो वो ट्रीटी के बारे में पूरा बताना पड़ता है कि क्या ट्रीटी है, कब हुई है, किसके बीच में हुई है, तो वाकई ही वो होती है।
तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे साथ में, है ना। तो वो चीज़ है साइंटिफिक प्रूफ, यानी कि जो चीज़ वैलिड है, जो चीज़ सही है, तो उसको इसमें देखा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज वॉएज ऑफ डिस्कवरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो वॉएज ऑफ डिस्कवरी, आप देखिए कि सिंपल से शब्दों में आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ डिस्कवर करने जा रहे हैं ना, वॉयेज का मतलब होता है कि आप कहीं पे हिंदी में कहते हैं जैसे यात्रा करने जा रहे हैं कहीं पे, है ना, सेलिंग करने जा रहे हैं कहीं पे, तो इसे वॉयेज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। इनकी जब आप डिस्कवरी की यात्रा पे निकलते हैं, है ना, जब आप डिस्कवरी करने निकलते हैं तो वो होता है, यानी कि रिसर्च में क्या है कि आप बहुत नई नई चीज़ें क्या है वो करते हैं। रिसर्च में बहुत बहुत नई नई चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। सो वी कैन समराइज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब देखिए हम यहाँ पे रिसर्च के मीनिंग पे पहुँचे हैं। इसका मीनिंग क्या है? एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, सर्च, इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए ये क्या है? ये एक एटीट्यूड है किसका? इंक्वायरी का, रिसर्च सर्च का और इन्वेस्टिगेशन का। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में देखिए आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनके सवाल जवाब करते हैं आपके मन में जो है, और सर्च कहते हैं, इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में, तो वो रिसर्च है। ए साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एफर्ट्स मेड टू अनकवर फैक्ट्स। अब देखिए अनकवर फैक्ट्स मतलब जो फैक्ट्स कवर नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है लेकिन आपको लगता है कि यार इस बुक में मैंने टॉपिक पढ़ा ये बढ़िया नहीं है। आपको मैं और सिंपल मीनिंग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने किसी बुक में टॉपिक पढ़ा, लेकिन आपको वो टॉपिक आधा अधूरा लगा, आपको वो पूरा नहीं लगा, आपको लगा कि यार ये ना बहुत छोटी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं? बुक के अलावा कोई और बुक देखते हैं, या गूगल पे सर्च करते हैं, या यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो उससे क्या है कि आप नोट्स बनाते हैं। तो वो क्या है? आपकी रिसर्च है। यानी कि सेम टॉपिक है लेकिन आपको वो आधा अधूरा लगा, इनकम्प्लीट लगा, आपको उसमें फैक्ट्स नहीं नज़र आए। फिर आपने क्या किया? उसे यूट्यूब से कवर किया, गूगल से कवर किया, बुक से कवर किया, तो आपने उसे बढ़िया बना लिया, अपने नोट्स अच्छे बना लिए, तो वो हो गया रिसर्च। यानी कि जो चीज़ें इसमें कवर नहीं थी, जो फैक्ट नहीं कवर थे, आपने उसे कवर कर लिए। हैंस रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइंटिफिक मेथड का होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक मेथड मतलब कि ऐसा नहीं, आपको सिस्टमेटिक वे से चलना है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक मेथड मतलब कि जो चीज़ वैलिड है, अगर आपको मान लीजिए कहा दिया कि इंडिया चाइना के रिलेशन के ऊपर बात करिए, तो आप उसी के ऊपर बात करेंगे, बीच में अमेरिका को नहीं लेके आएंगे, है ना। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए आप पेपर 1 के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप पेपर 1 का जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है आप उसे ही कवर करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड क्या है कि वो चीज़ें जो उस चीज़ से रिलेटेड हो। सो देखिए यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए कि यंग पीवी डिफाइन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेफिनेशंस आते हैं ये ऐसे ही एग्ज़ाम में आती हैं, तो आपको ये से ऐसे ही याद करना है। सो देखिए यंग पीवी डिफाइंस, ये कहते हैं रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, their sequences, interrelationship, causal explanation, and the natural law which govern them। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि रिसर्च क्या चीज़ है जिसमें हम न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, है ना, ओल्ड फैक्ट को वेरीफाई करते हैं, इनके ओल्ड फैक्ट को देखते हैं वो क्या है, वेरीफाई करते हैं, उसे न्यू फैक्ट्स को देखते हैं, उसका सीक्वेंस बनाते हैं, उसमें हम इंटर रिलेशनशिप, आपस में उसमें रिलेशनशिप देखते हैं, वो है रिसर्च। डंकन मैकडोनल्ड यहाँ पे कहते हैं कि द कॉमन फैक्ट्स ऑफ टुडे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ येस्टरडे रिसर्च। यानी कि देखिए जो आज हमें प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं, जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, वो पहले रिसर्च की जा चुकी है। यानी कि देखिए अगर मार्केट में कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मार्केट में देखिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, तो उसके पहले बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है ना। मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, उसके बारे में पहले बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तभी आपके सामने वो है। कर्लिंगर डिफाइंस इट एज रिसर्च इज द सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन about the presumed relation
अमंग नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक है, कंट्रोल होती है, एम्पेरिकल होती है और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। हाइपोथेटिकल प्रेपोजिशन, हाइपोथेटिकल देखिए होती है कि जो हमारी दिमागी सोच है ना, जो हम अपने माइंड से सोचते हैं उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। हमारे में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके ध्यान में रखते हुए देखिए हम सिस्टमेटिक वे से, कंट्रोल वे से, कंट्रोल वे मतलब कि उतनी ही चीज़ जितनी आपके रिसर्च के लिए ज़रूरी है, सिस्टमेटिक वे से, कंट्रोल वे से, एम्पेरिकल वे से क्या है कि हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करके इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनकी क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, सबको इसमें देखा जाता है, वो है रिसर्च। सो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है जॉन डब्ल्यू डिफाइंस। अब देखिए जॉन डब्ल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं, रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालाइज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट may leave the development of generalization principle or theories result in prediction and possible ultimate controls of events। ये कहते हैं कि जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक वे से है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसे हम एनालाइज करते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको एनालाइज करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल्स को देखते हैं, थ्योरीज को देखते हैं, जिसके बाद क्या है रिसर्च को किया जाता है। सो के वी राव डिफाइंस, यानी कि के वी राव यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ों ने डिफाइन किया तो इंडियंस की भी बारी आनी चाहिए ना, तो के वी राव से यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेस्ट एंड इंटेंसिव एंड प्रपोजफुल सर्च फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड फिजिकल फिनोमिना। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि जो सोशल और फिजिकल फिनोमिना है, सामाजिक घटना है ना, सोशल फिजिकल फिनोमिना है, उसे अंडरस्टैंड किया जाता है। तो उसके बाद इट इज़ नॉट मेयरली एन अकलमेशन ऑफ नॉलेज बट ए क्रूशियल एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एज ए बेसिस ऑफ एक्शन एंड फोरसाइट। अब देखिए ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी सोशल एंड फिजिकल फिनोमिना होता है, उसके बाद देखिए जो हमें नॉलेज मिलती है तो हम वो साइंटिफिक पहले हमें प्रूफ करना होता है, उसे साइंटिफिक एनालाइज करना होता है सोशल फैक्ट्स को कि क्या वो सही है, उसके बाद हम रिसर्च करते हैं, वो है हमारी रिसर्च। सो देखिए अकॉर्डिंग अबव डेफिनेशंस वी कैन से दैट रिसर्च ऑफ नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक साइंटिफिक methods of finding solution to a problem in research। अब देखिए ये कहते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि ऊपर जो सभी डेफिनेशंस हैं उससे हम देखते हैं कि जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है सर्च करने के दौरान, जब हमने देखिए चीज़ को सर्च किया, जो हमें नॉलेज मिली है, सो वो हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलती है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड को अपनाने के बाद हमें मिलती है। यानी कि देखिए जो भी हमें रिसर्च में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उसका सोल्यूशन मिलता है ऑब्जेक्टिव के द्वारा और सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड अपना के। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपके क्वेश्चंस। यानी कि देखिए जब आप रिसर्च करने निकले हैं, किसी चीज़ को आपको सर्च करना है तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसे कहते हैं प्रॉब्लम, जब उनका आंसर आपके सामने आता है उसे कहते हैं सोल्यूशन। सो आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मिलता है सर्च के दौरान, रिसर्च के दौरान, और वो कब मिलता है जब आप साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, सिस्टमेटिक वे से चलते हैं और आपके कुछ ऑब्जेक्टिव से होते हैं, उसे कहते हैं रिसर्च। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग रिड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनिटी। अब देखिए ये हमें डिसीजन मेकिंग है ना करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क जो होता है वो निकल जाता है। हाई एलिमेंट रिस्क मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है उसे हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हमने पता है कि ये हमने सिस्टमेटिक वे से किया है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आपको पता है कि वो सही है, क्यों? क्योंकि आपके पास वो सिस्टमेटिक वे से आपने उसे पढ़ा है, सिस्टमेटिकली आपने उसे खुद से किया है। सो देखिए यहाँ पे हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब देखिए रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि रिसर्च इज जनरली ओरिएंटेड टुवार्ड्स लुकिंग इनटू 5 Ws and 1 H ऑफ ए प्रॉब्लम। अब देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं हमारे सामने 5 Ws होते हैं और 1 H होता है। अब देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप अखबार भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तब भी आपके सामने 5 चीज़ें होती हैं, 5 Ws और 1 H। वो क्या है? हु, वट, वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ। सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए
यानी कि हु कौन रिसर्च कर रहा है, व्हाट क्या रिसर्च कर रहे हैं, वेयर कहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, व्हेन कब रिसर्च कर रहे हैं, व्हाई क्यों रिसर्च कर रहे हैं, और हाउ कैसे रिसर्च कर रहे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना 2016 में, नोटबंदी हो गई थी। अब आपको उसके बारे में रिसर्च करनी है कि कैसे हुआ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके सामने 5 W और 1H है। आप करेंगे हु किसने डीमोनेटाइजेशन की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। व्हाट क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया। वेयर कहाँ किया, इंडिया में किया। व्हेन कब किया, 2016 में किया, 2016। वाई क्यों किया। अब देखिए क्यों किया का मतलब है क्योंकि देखिए जो देश में ब्लैक मनी थी, काला धन था, उसे उसको निकालने के लिए, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी उसको कम करने के लिए, है ना। और हाउ कैसे किया, ये तो आपको पता ही है ना। ये सारी चीज़ें आप रिसर्च में आपके आती हैं। सो देखिए बर्नार्ड बरूच डिवाइंस इट एज मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन वाज वन ऑफ हु आस्क वाई। इट वाज दिस वाई विच लीड्स टू डिस्कवरी द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखें बर्नार्ड ब्रोच यहाँ पे बहुत बारीकी से कहते हैं कि बहुत सारे सेब गिरते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा, तो उसने सोचा ये एप्पल क्यों गिरा। तो जिसकी वजह से देखिए उसने खोजना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया इस वाई को लेके, जिसे हमें क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। अब देखिए अगर न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं गिरता तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मिलता। तो इसकी वजह से क्या है कि हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। ये क्या हुआ, रिसर्च हुआ। The main objective of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet। अब देखिए रिसर्च का मीनिंग क्या है कि हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सच्चाई हमें निकालनी होती है जो हिडन है ना। वो ट्रुथ जो हिडन है, जो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, हम उसमें डिस्कवर करते हैं, उसे कहते हैं रिसर्च। Research objectives are usually specified on the basis of topic of research. These are based on the goals which researcher want to achieve or information which they want to extract from the data। अब देखिए जो डाटा, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ये जो रिसर्च होती है वो बेस्ड होती है गोल के ऊपर, है ना। रिसर्चर के पास क्या है, गोल होता है कि मुझे रिसर्च क्यों करनी है, आपको रिसर्च क्यों करनी है, मुझे रिसर्च क्यों करनी है। आपके पास सामने गोल होगा तो आप नई इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे, है ना। उसमें क्या है कि आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना, जिसके बिहाफ पे क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, है ना। रिसर्च आपको क्यों करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको तभी उसमें मिलेगी। सो देखिए यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब इसको हम स्मार्ट शब्द को देखेंगे, कहते हैं कि जो आपकी जो रिसर्च है वो स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम कंस्ट्रेंट। सो देखिए स्पेसिफिक में क्या है, अब हम बात करते हैं एज फॉर स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू आर गोइंग डू। अब देखिए स्पेसिफिक होता है कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, वो कैसे स्पेशल है दूसरों से, कैसे स्पेशल है वो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो न्यूटन था उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया, वो स्पेसिफिक टॉपिक है क्योंकि उससे पहले वो नहीं हुआ था, उसी ने ही की उसे, और उसी ने ही उसे रिसर्च किया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। मेजरेबल, what evidence will you have that you have searched for your goal। अब देखिए आपके सामने कौन से सबूत हैं, कौन से एविडेंस है जिसके बिहाफ पे आप रिसर्च करेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। अचीवेबल, डोंट अटेम्प्ट टू मच, ए लेस ambitious but completed objective is better than an over ambitious on that you cannot possible achieve। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे कि अटेम्प्ट टू मच मत करिए, यानी कि अगर आपके सामने किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता तो आप अटेम्प्ट कर इतना मत करिए। तो देखिए अगर आपके पास एम्बिशियस नहीं है, सपने नहीं हैं, है ना, तो अगर आपके पास वो नहीं चीज़ है ना, तो उससे अच्छा है कि आप ओवर एम्बिशियस मत होइए। अगर आपको जो चीज़ करनी है तो वाकई आपको करनी है,
तो आप उसे करिए। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं रिसर्च कर लूँगा, कोई बात नहीं, जब मर्जी है, वो बात नहीं है, है ना? आपको चीज़ों को अचीव करना है। रियलिस्टिक, डू यू हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज, टाइम, मनी, स्किल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव? अब देखिए आपके पास क्या पैसा है, समय है, यानी कि टाइम है, मनी है, स्किल है रिसर्च करने के लिए, तो तभी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए रिसर्च के लिए आपको देश विदेश भी घूमना पड़ता है, इंडिया, फॉरेन, है ना? कई जगह पे जाना पड़ता है। तो आपके पास देखिए टाइम है उतना, पैसे हैं, स्किल है आपके पास, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। टाइम कंस्ट्रेंट, अब देखिए डिटरमाइन विच ईच स्टेज नीड्स टू बी completed, इज देयर टाइम इन योर शेड्यूल टू अलाउ फॉर अनएक्सपेक्टेड डिलेज? क्या आपके पास वो देखिए टाइम है? क्योंकि देखिए रिसर्च एक दो दिन में नहीं होती, इसको सालों लग जाते हैं ना, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो इसे कंप्लीट होने के लिए क्या आपके पास उतना समय है, उतना टाइम है? तो आपको लगता है कि वो डिले नहीं होगा, आप टाइम पे उसे कर लेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि रिसर्च करते करते आप बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं है ना? तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग रिसर्च को कंप्लीट करना पड़ता है, क्या आप उसे कर पाएंगे? सो देखिए सम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर फॉलोइंग। अब देखिए कुछ रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव है जो हम देखते हैं। टू फॉर्मुलेट ए न्यू थ्योरी और कंसेप्ट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च। अब देखिए जब हम न्यू थ्योरी, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यानी कि देखिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है रिसर्च के, हम रिसर्च क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात है क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए न्यू थ्योरी, जो न्यू थ्योरी है हमें वो देखनी होती है ना? जब हम रिसर्च करते हैं हमें न्यू थ्योरी मिलती है, नया कॉन्सेप्ट मिलता है, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। टू वेरीफाई डाटा एंड फैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस मेड बाय अदर साइंटिस्ट और इन एग्जिस्टिंग थ्योरी। अब देखिए हम रिसर्च जिस चीज़ पे करते हैं, या तो वो उसे अदर साइंटिस्ट ने पहले ही सर्च किया हुआ है, या वो पहले से ही थ्योरी होती है जिसको हम आगे रिसर्च करते हैं, है ना? हम उसके क्या करते हैं कि डाटा को वेरीफाई करते हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि एक साइंटिस्ट ने कैसे रिसर्च की थी, क्या क्या चीज़ थी, फिर हम उसके आगे रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि जो उसने पहले चीज़ खोज ली थी आप वही चीज़ फिर से खोज रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ को वहाँ पे उसने छोड़ा है आप उससे आगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि बुक में आपको डाटा इनकम्प्लीट लगा, तो आपने उसे कंप्लीट किया खुद से, है ना? तो आपने क्या किया, पहले डाटा को वेरीफाई किया, फैक्ट्स देखा, उसके बाद फिर आप अपनी रिसर्च को आगे लेके गए। टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम थी, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन थे, तो आपने उसका सोल्यूशन यानी कि आपने उसका आंसर निकाला कैसे, साइंटिफिक मेथड को अपना के, यानी कि सिस्टमेटिक वे से अपना के। टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर फिनोमिना और प्रॉब्लम एंड एनालाइज कॉज एंड इट्स इफेक्ट। अब देखिए कॉज एंड इफेक्ट्स क्या है, कि चीज़ें क्यों होती हैं, उसका इफेक्ट्स क्या होता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि कोई चीज़ हुई है, क्यों हुई है। जैसे देखिए न्यूटन ने देखा सेब गिरा, क्यों गिरा, है ना? वो चीज़, तो उसने क्या किया, पूरा देखा उसमें सेब कैसे गिरा, एप्पल कैसे गिरा, ग्रेविटी की वजह से गिरा, वो चीज़। टू स्टडी द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ इन फिनोमिना। कोई भी देखिए फिनोमिना घटता है, कोई भी घटना घटती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो कैसे घटित हुई है ना? वो चीज़ देखते हैं इसमें। टू वेरीफाई सोशल फैक्ट, जनरलाइजेशन और वैल्यू। अब देखिए इसमें सोशल फैक्ट देखे जाते हैं, जनरलाइज किया जाता है उसे, उसकी वैल्यूज़ देखी जाती है। टू सजेस्ट रेमीडियल मेजर एंड सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन उसका निकाला जाता है, उसके लिए मेजरमेंट किया जाता है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। टू एग्जामिन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। अब देखिए जो हमारी डेली लाइफ में नई नई चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, देखिए आपका हर एक दिन आपके पिछले दिन से अलग होगा, है ना? कुछ दिन अच्छा बीतेगा, कुछ दिन टेंशन में बीतेगा, वो टू एग्जामिन डिफरेंट, है ना? हमारी डे का जो भी लाइफ, जो डेली लाइफ का जो दिन है उसको एग्जामिन किया जाता है, आज हमने क्या किया, कल हम क्या करेंगे, ऐसे करके। टू डेवलप प्रिंसिपल विच शेप ए पर्टिकुलर प्रोसीजर। अब देखिए प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं, हम अपनी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं, है ना? हम देखते हैं ना कि हम किस चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे, खुद से करेंगे, तो रिसर्च को हम बहुत वैलिड तरीके से करेंगे, ऐसे रिसर्च करेंगे जो किसी ने की ना हो, वो होते हैं प्रिंसिपल।
टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अब देखिए जो चीज़ कैजुअल होती है, देखिए हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि आपके दिमाग में जो चलती हैं चीज़ें, जिसे कहते हैं परिकल्पना, हिंदी में कहते हैं, इनकी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो आप उसे टेस्ट करते हैं, है ना। आप देखते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल होते हैं जो वेरी करते हैं, इनकी दो बदलते रहते हैं आपस में, है ना। दो चीज़ें हैं आपस में, उनमें उनका रिलेशनशिप क्या है, वेरिएबल्स आपस में रिलेशनशिप उनका क्या है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उसे टेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई चीज़ चलती है तो वो वाकई ही वो चीज़ हो, तो वो क्या है, वो रिसर्च आपकी कामयाब है। अगर मान लीजिए आपने सर्च कुछ और किया, दिमाग में आपके कुछ और था, वो रिसर्च सफल नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। तो इसमें आज हमने देखा रिसर्च क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसमें हमने ये जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और भी बढ़िया से इसमें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे देखिए टाइप्स है, मेथड्स हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।